about the thermodynamic state variables and the equation of state. So इस वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं और इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम यदि कहें कि जो एवरी इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो इक्विलिब्रियम स्टेट में कब आता है, इट इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय द सेट ऑफ सम वैल्यूज, दीज आर कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स। मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स का मतलब जो आपको इजीली ऑब्जर्वेबल हैं, दीज आर कॉल्ड द स्टेट वेरिएबल्स, उनको हम स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं। उदाहरण के लिए हम कहें एन इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ अ गैस इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय द वेरिएबल्स। इन वेरिएबल्स के नाम क्या है? प्रेशर हो सकता है जो उसकी स्टेट ऑफ द सिस्टम को डिफाइन करता है, वॉल्यूम होता है, टेम्परेचर होता है, मास ऑफ द गैस, मास ऑफ द सब्सटेंस टेकन अंडर कंसिडरेशन, सिस्टम में जो अपना मास कंसिडर किया वो हो सकता है। और यदि मिक्सचर ऑफ गैसेस होती हैं तो उनका जो कंपोजिशन क्या है वो स्टेट वेरिएबल है, उस एक सिस्टम की दशा और दिशा को वो बताता है, राइट। सो एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम हमेशा इक्विलिब्रियम में नहीं होता। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है कि उसके जो स्टेट वेरिएबल्स की वैल्यू है वो बदलती नहीं है। ओके, उदाहरण यदि हम ले कि एक गैस है, आप फिगर नंबर दिस 12.6 ए वाले पार्ट को देखें। यदि हम एक गैस को एक्सपैंड करने के लिए अलाउ करते हैं कि ये जो वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट जो है वैक्यूम है, ओके, और यहाँ गैस मॉलिक्यूल्स हैं। यदि आप इसको इनको गैस मॉलिक्यूल्स को वैक्यूम में जाने के लिए अलाउ करते हैं तो क्या होगा? एकदम से यहाँ इसमें जो प्रेशर की वैल्यू है, वॉल्यूम की वैल्यू है, टेम्परेचर की वैल्यू है, राइट, ये वैल्यूज एकदम से चेंज हो जाएंगी। ऑल दीज वैल्यूज विल चेंज व्हेन दीज गैस मॉलिक्यूल्स विल एंटर टू इनटू दिस रीजन। So but after some time they will maintain their equilibrium, but they will lose their equilibrium first and then they will maintain the equilibrium, right? So जब रैपिड एक्सपेंशन होगा, एकदम से जब गैस मॉलिक्यूल जो है वो वैक्यूम की ओर जाने लगेंगे तो व्हाट विल हैपन? प्रेशर ऑफ द गैस में नॉट बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट, तो एक जैसा प्रेशर नहीं रहेगा हर हिस्से में और उसका जो इक्विलिब्रियम है वो चेंज हो जाएगा। एक हम और उदाहरण से हम जानने की कोशिश करते हैं कि जैसे हमारे पास मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं। आप इस एग्जांपल से आप देखें 12.6 का जो बी पार्ट है वहाँ से आप देखें कि एक मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं और उसमें दे आर गोइंग फॉर द एक्सप्लोसिव केमिकल रिएक्शन। इनके बीच में एक बहुत ज़बरदस्त केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और बेसिकली इस 12.6 बी के इस डायग्राम में है, बेसिकली है क्या, इसमें पेट्रोल है, पेट्रोल वेपर्स हैं, हवा है, और यहाँ हम एक स्पार्क जल पैदा करते हैं। तो उससे क्या होगा? आई मीन ये इक्विलिब्रियम को खराब कर देगा। सो इट विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ दिस सिस्टम। अगेन इसका जो टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएंगे। बट व्हाट विल हैपन लेटर ऑन? लेटर ऑन क्या होगा कि धीरे धीरे जो सिस्टम है दोबारा फिर से अपने यूनिफॉर्म टेम्परेचर और यूनिफॉर्म प्रेशर की कंडीशन को अटेन कर लेगा। ओके, सो द गैस अटेन द यूनिफॉर्म टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड कम्स टू द थर्मल। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब आप जानते हैं कि क्या होगा, हमने बार बार इसके साथ बात की। थर्मल मतलब हीट, तो इक्विलिब्रियम का मतलब इक्वल हीट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम, तो वो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम को भी वो मेंटेन कर लेगा। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जो सिस्टम के सारे पार्ट हैं, जो इंडिविजुअल पार्ट हैं या कंप्लीट पार्ट है सिस्टम का, उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। सो व्हेन द सिस्टम विल एक्वायर द थर्मल एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मीन्स द टेम्परेचर ऑफ ऑल पार्ट ऑफ द सिस्टम विल बी सेम and the mechanical equilibrium means the net force on each part of the system will be zero. Okay, यदि हम इन शॉर्ट बातचीत करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो थर्मोडायनेमिकल स्टेट वेरिएबल्स होते हैं ये एक सिस्टम के इक्विलिब्रियम को डिफाइन करते हैं। द थर्मोडायनेमिकल स्टेट वेरिएबल्स डिफाइन द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द सिस्टम। अब हमारे पास अलग अलग स्टेट वेरिएबल्स होते हैं। जैसे प्रेशर हुआ, हम बात करें, हमने बात की प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, मास है और कंपोजिशन है, यदि मिक्सचर ऑफ गैसेस है, इंटरनल एनर्जी है। सो ये सारे ही स्टेट वेरिएबल्स हैं, ये सिस्टम की दशा को बताते हैं। ओके, और कई इसमें ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं और कई जो होते हैं डिपेंडेंट होते हैं। जैसे प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में रिलेशन हो सकता है, प्रेशर टेम्परेचर का आपस में रिलेशन हो सकता है। तो जिन स्टेट वेरिएबल्स का आपस में रिलेशन बनता है उस रिलेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे हम लिखें, एक हम लिखते हैं इक्वेशन पी बी इज इक्वल टू आर टी, तो इसमें आर कॉन्स्टेंट है। अब क्या देख रहे हैं आप? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों के बीच में एक रिलेशन बन रहा है और ये जो तीनों ही हैं एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम के स्टेट वेरिएबल्स हैं।
तो जब हम इस स्टेट वेरिएबल्स को किसी एक इक्वेशन के सहारे जोड़ देते हैं, एक एक कंबाइंड फॉर्म में लिख देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। सो अब आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको थर्मोडायनेमिकल स्टेट वेरिएबल्स और इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में पूरे तरीके से जानकारी मिल गई होगी। थैंक यू। वेरिएबल्स की बात की और थर्मोडायनेमिकल इक्वेशन ऑफ स्टेट की बात भी की। तो यदि हम थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स की बात को यदि आगे बढ़ाएं, तो हम ये कहेंगे कि जो थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। उनमें एक रहता है एक्सटेंसिव वेरिएबल्स और दूसरा रहता है इंटेंसिव वेरिएबल। तो थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल्स आर ऑफ टू काइंड्स, एक्सटेंसिव वेरिएबल्स एंड इंटेंसिव वेरिएबल्स। तो एक्सटेंसिव वेरिएबल कौन से होते हैं? जो सिस्टम के साइज से प्रभावित होते हैं। जो सिस्टम आपका, जैसे ये थर्मोडायनामिकल सिस्टम है, ये सिस्टम के जो साइज से प्रभावित हो वो एक्सटेंसिव वेरिएबल्स होते हैं। और जिसको सिस्टम के साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे प्रेशर और टेम्परेचर हुए, तो इनको हम इंटेंसिव वेरिएबल्स बोलते हैं। अब यदि हमने इसको चेक करना है कि हम आइडिया कैसे लगाएं कि कौन सा जो वेरिएबल है वो एक्सटेंसिव है, कौन सा इंटेंसिव वेरिएबल है, राइट? तो हम क्या करते हैं कि इक्विलिब्रियम सिचुएशन लेते हैं और एक सिस्टम को हम एक इक्विलिब्रियम में लेते हैं। इक्विलिब्रियम में लेने के बाद क्या होगा, उसका जो प्रेशर की वैल्यू हर पार्ट में एक होगी, वॉल्यूम की एक होगी, टेम्परेचर की, मास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, डेंसिटी सेम है और इंटरनल एनर्जी है। हम क्या करते हैं कि द वेरिएबल्स दैट रिमेन अनचेंज फॉर ईच पार्ट आर इंटेंसिव। हम इस सिस्टम को दो पार्ट में बांट देते हैं। हम इसको दो बराबर भागों में बांट देंगे। जो सिस्टम ए है उसको हम दो बराबर पार्ट बी और सी में डिवाइड कर देंगे। अब क्या होगा, डिवाइड करने के बाद जो पैरामीटर, जो वेरिएबल बिल्कुल चेंज नहीं होगा, वो हुआ इंटेंसिव वेरिएबल, और जो आधा हो जाएगा वो हुआ एक्सटेंसिव वेरिएबल। सिंपल सी बात है। द वेरिएबल दैट रिमेन अनचेंज, जो बिल्कुल नहीं बदलेगा, उसका वैल्यू उतना ही रहेगा फॉर ईच पार्ट, दिस इज कॉल्ड इंटेंसिव वेरिएबल। और जिसकी वैल्यू आधी हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंसिव वेरिएबल। so now it is easy to predict that which variable is extensive and which one is intensive। देखिए जरा गौर से, अब डायग्राम में देख रहे हैं, ये सिस्टम हमने लिया, सिस्टम ए, और इसको हमने ब्रेक कर दिया दो पार्ट में। आपने क्या देखा, प्रेशर अनचेंज रहेगा, प्रेशर क्योंकि इसको काटा ही है बीच में से तो प्रेशर सेम रहेगा। वॉल्यूम जो है, क्योंकि लेंथ, विड्थ और हाइट जो है आधी आधी हो जाएंगी, इसलिए इसका वॉल्यूम जो है वो b/2 हो जाएगा। टेम्परेचर सेम रहेगा। मास जो है आधा एक डिब्बे में चला जाएगा, आधा दूसरे डिब्बे में चला जाएगा, तो मास भी आधा हो जाएगा। अब डेंसिटी जो है उसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था इक्विलिब्रियम में, तो डेंसिटी भी देखिए सेम रहेगी दोनों सिस्टम में। यहाँ भी रो ही है तो यहाँ नीचे भी रो ही रही। टेम्परेचर ऊपर जितना था उतना ही नीचे रहा, प्रेशर जितना ऊपर था उतना ही नीचे रहा। तो आप क्या देख रहे हैं, जो चेंज नहीं हुआ वो हुआ इंटेंसिव वेरिएबल, जो चेंज नहीं हुआ वो हुआ इंटेंसिव वेरिएबल। और जो हाफ हो गए, जैसे आप देखिए वॉल्यूम b/2 हो गया, मास m/2 हो गया, इंटरनल एनर्जी u/2 होगी, तो ये हुए एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। तो आपको ये समझना बहुत आसान लगा होगा कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव वेरिएबल को हम बड़े इजीली समझ सकते हैं। सो दीज आर इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल। और इसका फ़ायदा बड़ा ज़्यादा है। हम सोचें कि हमें इस पढ़ने का फ़ायदा क्या है, ये भी तो हमें जानना ज़रूरी है। ये एक इक्वेशन की कंसिस्टेंसी को चेक करने में काम आते हैं। एक इक्वेशन जो है वो थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ट्रू है या नहीं है, इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करने में काम आते हैं। आपने अभी तक एक थर्मोडायनेमिकल इक्वेशन पढ़ी है कि जो डेल्टा क्यू है, जो डेल्टा क्यू हीट गिवन टू द सिस्टम, वो कहाँ जाती है? कुछ तो इंटरनल एनर्जी को बढ़ाती है और जो बाकी बचती है वो वर्क डन के काम आती है। अब हम देखिए कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव वेरिएबल हैं, इस इक्वेशन के सही होने को कैसे प्रमाणित करते हैं। देखिए, जो डेल्टा क्यू है एक एक्सटेंसिव वेरिएबल है। अब आप बच्चे होशियार होते हैं, आप यहाँ सवाल करेंगे, बोले सर आपने पहले कहा हमें कि जो डेल्टा क्यू और जो डेल्टा डब्ल्यू हैं वो स्टेट वेरिएबल नहीं होते, वो पाथ डिपेंडेंट होते हैं। आप यहाँ कह रहे हैं कि एक्सटेंसिव वेरिएबल है, तो यदि वो पहले स्टेट वेरिएबल ही नहीं है तो एक्सटेंसिव वेरिएबल कैसे हो जाएगा? नहीं, जो डेल्टा क्यू है ये मास डिपेंडेंट है। जब हमने हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताया था, उसमें एग्जाम्पल के साथ हमने आपको बताने की कोशिश की थी, यदि मास ज़्यादा होगा तो ज़्यादा हीट लगती है, इसलिए ये फंक्शन ऑफ मास है। यदि मास ज़्यादा तो हीट ज़्यादा, इसलिए जैसे मास जो है वो एक्सटेंसिव वेरिएबल है,
इसलिए जो डेल्टा क्यू है वो भी एक्सटेंसिव वेरिएबल है। अब आप देखें, यदि लेफ्ट हैंड साइड में एक्सटेंसिव वेरिएबल है तो राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, एक्सटेंसिव वेरिएबल ही होना चाहिए। तो आप देखें यहाँ जो डेल्टा यू है, यहाँ से देखिए यू बाई 2 हो गया, इसलिए ये वाला पार्ट क्या है, एक्सटेंसिव वेरिएबल है। आगे प्रेशर क्या है, प्रेशर इंटेंसिव वेरिएबल है, पर जो वॉल्यूम है वो एक्सटेंसिव वेरिएबल है, इसको आप डेल्टा लिखें। जो डेल्टा बी है वो एक्सटेंसिव वेरिएबल है। हमने ये कहा यदि इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो यदि लेफ्ट हैंड साइड में एक्सटेंसिव वेरिएबल है तो राइट हैंड साइड में भी एक्सटेंसिव वेरिएबल ही होने चाहिए। तो डेल्टा यू में तो ये बात सही है, पर इस पार्ट में क्या है, इसमें एक इंटेंसिव वेरिएबल है और एक एक्सटेंसिव वेरिएबल है। तो आपको ये याद रखना है कि जब इंटेंसिव वेरिएबल का और एक्सटेंसिव वेरिएबल का प्रोडक्ट निकलता है तो आंसर जो है वो एक्सटेंसिव वेरिएबल आता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ भी एक्सटेंसिव वेरिएबल है और जो राइट हैंड साइड है वहाँ भी एक्सटेंसिव वेरिएबल है। आई थिंक यू हैव enjoyed it a lot. Thank you.